नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा नया कार्यक्रम राष्ट्रमंच, जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं हूं लालचंद्र सिंह। सप्ताह के अंत में हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम, और आज की बड़ी बहस है कि क्यों भड़क रहा है एक बार फिर से देश के अंदर हिजाब का विवाद, और ये कि हिजाब और घूंघट पर क्या हमारे नेता, हमारी राजनीति अलग अलग है, हमारे नेता अलग अलग तरह से इन मामलों को देखते हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। बात सिर्फ हिजाब की नहीं है, घूंघट हो या फिर साड़ी हो, पल्लू हो, हमारे देश में इसकी प्रथा रही है। लेकिन क्या इस पर हम अलग अलग मापदंड अपना सकते हैं? और जो हाल में विवाद हुआ है, तो बीजेपी के साथ नीतीश हैं, बिहार में हाल में बम्पर जीत दर्ज की है, तो क्या इसकी वजह से इस बार यह विवाद ज्यादा दिखाई पड़ रहा है? और इन सब के बीच यह भी बात है कि जो हमारा भारत हो वो किस तरह का समाज हो, 21वीं सदी का भारत कैसा हो। यहां सिर्फ एक बात नहीं हो रही है, सिर्फ हिजाब की बात नहीं है, सिर्फ बुर्का नकाब की बात नहीं है, बात घूंघट की भी है। यानी कुल मिलाकर के हम 21वीं सदी में जो आ गए हैं, तो भारत कैसा हो, कितना आधुनिक हो, कितना खुला समाज हो। और यह भी कि जब 1947 में हमें आजादी मिली थी, तो जिन महापुरुषों ने इस देश को गढ़ा, उन महापुरुषों के सपने में क्या था, किस तरह का भारत था। आज राष्ट्रमंच पर इसी बड़े विषय पर बड़ी बहस करके हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जरा इस मामले पर जो हाल में यह विवाद छिड़ा है, इस पर जरा कुछ प्रतिक्रिया देख लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने की कोशिश पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह शर्मनाक हरकत है। नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए, और अगर माफी नहीं मांगते हैं तो कानूनी कार्रवाई तक भी होनी चाहिए। अफसोस है कि आज हमारी एक मुस्लिम बहन के साथ, माइनॉरिटी की बहन के साथ में एक इस प्रकार की घटना है और देश खामोश है। क्यों कोई उनके खिलाफ अभी तक ना माफी मांगी, ना कोई कार्रवाई हो रही है कि कोई मांग हो रही है। हम चाहते थे कि उनको पूरे इस देश की जो आधी आबादी है, उनसे हमारी सिर्फ बहन के साथ में ये बेइज्जती नहीं है, पूरे आधी आबादी के साथ बेइज्जती है। उनको माफी मांगनी चाहिए नीतीश कुमार को, और अगर माफी नहीं मांगते तो यकीनन कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। तो जवाब बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया और कहा कि नीतीश कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर वो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो क्या कोई हिजाब पहनकर नियुक्ति पत्र लेगा? आजकल हर चीज को इस्लाम से जोड़ने की ऐसा लगता है कि नई परंपरा सी हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो कोई हिजाब के अंदर से नियुक्ति पत्र लेगा? एयरपोर्ट पर जाए और कहे मैं हिजाब नहीं हटाऊंगा, मुझे जाने दो अंदर, ये तो बेवकूफ़ी भरा प्रश्न है। और इसे हर चीज में इस्लाम से जोड़ने की एक नई परंपरा हो गई। लोगों को डराने के लिए कोई पंजाब, कोई पाकिस्तान से फतवा जारी करेगा, लगता है जागीर है। वहीं केंद्रीय मंत्री और हम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि एक्सीडेंटली ऐसा हुआ होगा, बेटी समझकर उन्होंने ऐसी चीज की होगी कि काम करने जा रहे हो तो हिजाब लगाने की क्या जरूरत है। उनका इरादा खराब नहीं था, इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। बेटी समझ करके, बहू समझ करके कि भाई काम करने जा रहे हो तो हिजाब लगाने की क्या जरूरत है, इस तरह की बात किए होंगे। उनका कोई इंटेंशन खराब नहीं था। अगर इंटेंशन खराब होती बात तो हम भी उसको कर सकते थे कि गलत हुआ है। वो स्वाभाविक रूप में हो सकता है। बहुत लोगों को होता है कि जुल्फी रखे रहते हैं तो कहते हैं अरे ऐसा जुल्फी रखने से क्या फायदा है, क्या है, तो ये क्या हुआ। तो इसलिए इसको धर्म के चश्मा से नहीं देखना चाहिए। लेकिन विपक्ष ने तो लगता है कि मुद्दा बना लिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने भी कहा कि काफी समय से बिहार चुनाव से पहले भी नीतीश की सेहत को लेकर चिंताएं रही हैं। वो बुजुर्ग हैं और सभी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जिस पद पर वो हैं उसकी अपनी गरिमा है। एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार उस गरिमा के खिलाफ है।
वो जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद की भी अपनी एक गरिमा है, और उसके विरुद्ध जाकर एक महिला के साथ इस तरीके की हरकत को अंजाम देना, दिस इज़ वेरी डेंजरस। और इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो भी हम सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है। अगर सीएम ही ऐसा कर रहे हैं तो सुरक्षा के लिए गुहार कहाँ लगाएगा आदमी। तो पूरे मामले पर बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला का हिजाब हटाने के वायरल वीडियो पर कहा कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के प्रति जो है वो सोच जो है वो सकारात्मक ही होना चाहिए। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इस पूरे के पूरे इश्यू को कुछ लोग राजनीतिक रंग दे करके बात का बतंगड़ बनाएं, ये भी ठीक नहीं है। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के प्रति जो है वो सोच जो है वो सकारात्मक ही होना चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इस पूरे के पूरे इशू को कुछ लोग राजनीतिक रूप से बात का बतंगड़ बनाए, ये भी ठीक नहीं। और जैसा कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि विपक्ष ने लगता है शायद इसमें एक मौका ढूंढ लिया है। कांग्रेस के नेता हुसैन दलबई ने कहा यह बिल्कुल गलत था, दुख की बात है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये सिर्फ एक महिला का अपमान नहीं, ये सभी का अपमान हो गया। इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बुर्के को हाथ लगाना और एक तरह से वो महिला, खाली वो महिला की अपमान नहीं है, वो पूरे महिलाओं के अपमान हो गया है, उसके लिए उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। तो आपने कई नेताओं, कई पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सुनी। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी के द्वारा जो ये एक घटना वहां पर हुई पटना में नियुक्ति पत्र देने के समय में, उसको लेकर के इसे बहुत ज्यादा तूल दिया जा रहा है। यहां तक कि इसमें एफआईआर भी दर्ज कराए गए हैं, एफआईआर भी दर्ज कराए गए हैं इस मामले में। लेकिन पहले भी इस तरह की कई बार कोशिशें हुई हैं, कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, इसीलिए आज हम इस पर बहस कर रहे हैं। और आज हम राष्ट्रमंच पर सवाल पूछ रहे हैं, कुछ बड़े सवाल, कि क्यों भड़क रहा है एक बार फिर से हिजाब विवाद, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि हिजाब और घूंघट पर क्या अलग अलग मापदंड हैं क्या, यह सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, आगे तस्वीरों के जरिए आपको बताएंगे। और यह भी कि क्या बीजेपी के साथ रहने की वजह से नीतीश कुछ ज्यादा ही निशाने पर आ गए हैं क्या, और यह भी कि 21वीं सदी का भारत कैसा हो, बंद दकियानुसी समाज हो या फिर खुला आधुनिक। हम किसी एक समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं। और यह भी कि 1947 में जब अपना देश आजाद हुआ तो महापुरुषों ने किस तरह के आधुनिक भारत का सपना देखा था, उनके सपने में क्या था, क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर कि हम आज राष्ट्रमंच में बड़ी बहस करेंगे इस बड़े विषय पर। और अब इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़ रहे हैं। धनंजय गिरि जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बहुत बहुत स्वागत, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। साथ में हमारे साथ मोहम्मद आसिफ, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत मोहम्मद आसिफ साहब आपका भी। और हमारे साथ अंबर जैदी, जो सामाजिक और नारी अधिकारों के मामले पर बहुत कार्य कर चुकी हैं, पहले भी हमारे कार्यक्रम में हमारे चैनल पर जुड़ चुकी हैं ऐसे मामलों पर। बहुत बहुत स्वागत अंबर आपका भी। और हमारे साथ हैं मौलाना नईमुद्दीन साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के, हैदराबाद से सीधे जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत आपका भी मौलाना साहब इस बड़ी बहस में। मैं सबसे पहले अंबर आज आपके पास आ रहा हूं जी। एक तो यह बताइए कि आजादी का मायने क्या है, और चाहे बुर्का हो, नकाब हो, हिजाब हो, एक मुस्लिम महिला के लिए कहां तक यह जरूरी है, कितना जरूरी है, इस्लाम और इस्लाम के जो पवित्र किताबें हैं वो क्या कुछ इस बारे में कहती हैं, आपके ख्यालात इस बारे में क्या है, बताइए। लालचंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रश्न के लिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि इस तरह का माहौल है और दो इस तरह के वाकये हमारे देश में हुए हैं जहां से
बुर्का जो है एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया। एक तो शामली में जो घटना हुई जहां पर ताहिरा को उसके पति ने मार डाला क्योंकि वो बिना बुर्के पड़ोस ही में अपने मायके चली गई थी। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं मुस्लिम मोहल्लों में ऐसा होता है कि जो बुर्का पहनती औरतें आस पड़ोस में गली मोहल्ले में चादर या दुपट्टा सर से ढांप के वो चली जाती हैं। जी। वो अपने मायके चली गई जिसके चलते उसके पति ने उसको जान से मारा और दो बच्चियां जो नाबालिग थी, एक 10 साल और 7 साल की एक बच्चियां, क्योंकि वो चश्मदीद गवाह थी, उन दोनों को भी मार के गड्ढे में ढाक दिया। और वो बच्चियां, उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था, ना ही उनका आधार कार्ड था। एक तो ये घटना है। दूसरी है नीतीश कुमार जी ने जो कुछ किया, उन्होंने निकाब नीचे किया। हालांकि उस हरकत को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं, एक मुख्यमंत्री है एक प्रदेश के। जिस तरह से दिख रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पर और उसके विपरीत हम ये देख रहे हैं कि उस लड़की की पिक्चर सोशल मीडिया पर हर तरफ नजर आ रही है और अब वो एक बड़ी सेलिब्रिटी टाइप बन गई है। अब वो बोल रही है कि वो बिल्कुल वो डिसरिस्पेक्टेड फील कर रही हैं और वो नहीं ज्वाइन करेंगे। लेकिन अब इससे जो बुर्के के ऊपर चर्चा हुई है, हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है कि अब इस्लाम की जब बात करते हैं, इस्लाम में सबसे पहले हुक्म दिया गया है मर्दों के लिए कि मर्दों को ये हुक्म है कि आप अपनी निगाहों का पर्दा करें, अपनी निगाहों को नीचा रखें। बल्कि हम अपनी संस्कृति में भी देखते हैं कि पहले महिलाओं के पैरों से ऊपर देखने के लिए तक नहीं इजाजत दी जाती। इस तरह से पुरुषों को, बच्चों को ट्रेन किया जाता था कि आप महिलाओं को ना देखें, ऐसे जैसे कि आज के जमाने में घूर घूर के देखते हैं। लेकिन हम बच्चों को, जो हमारे मेल चाइल्ड होते हैं या पुरुष होते हैं, उनको हम संस्कार नहीं देते क्योंकि संस्कारों का सारा ठेका महिलाओं के लिए रखा हुआ कि आप घूंघट में रहें, चादर में रहें, पर्दे में रहें, छोटे कपड़े ना पहने। अब ये सारी आजादी के नाम पर कि महिलाओं के पास आजादी है बुर्का पहनने की, हिजाब पहनने की, तो ये कोई आजादी नहीं है, कल्चरल इन्वेजन है। हमारे देश में कल्चरल इन्वेजन हुआ और दूसरी सभ्यता के जो परिधान है उनको इस्लाम और धर्म के नाम पर हमारे देश की जो संस्कृति है उसके ऊपर थोपा गया। और ये चलन पिछले कुछ दशकों में ही हमने बहुत ज्यादा प्रचलित देखा है। आप पिछले 3 दशक या 2 दशक पहले चले जाएं तो बुर्के का इतना ज्यादा प्रचलन नहीं हुआ करता था। कोई बड़ी बुजुर्ग महिला बुर्का बात है कि समय के साथ और खुलापन आना चाहिए था। ये बहुत आप जिसे कहते हैं कि बड़ी बात कह रही है कि समय के साथ और ज्यादा जो है। और मैं लालचंद जी एक बात बोलना चाहती हूँ, इस्लाम में जो कुरान कहता है वो सिर्फ कपड़ों, जिस्म को ढकने का है कि आप सभ्य तरीके से रहे, जैसे आप और मैं बैठे हैं, और दोनों के लिए बराबर है, वो महिला और पुरुष के लिए। और वो हर धर्म, हर संस्कृति कहता है, किसी भी सिविलाइजेशन में आप चले जाएं, जिस्म को ढक के आप सिविलाइज तरीके से रहे ताकि बुरा ना लगे। हर तरह का, जैसे कि फैशन में भी होता है कि आप समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से, दस्तूर के हिसाब से कपड़े पहने। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी कोई भी कपड़ा पहन के चले जाएं। ये है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर कोई कहता है कि पर्दा ढाक ले, मुंह ढक ले, ये सब एक दकियानूसी है और इस्लाम ऐसा कुछ भी नहीं कहता। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल खुलकर अपनी बात रखी है। और अब मैं मौलाना नईमुद्दीन साहब आपके पास आऊंगा, उसके बाद इस मामले में जो राजनीति हो रही है उस पर बात करने के लिए कांग्रेस के नेता और बीजेपी के प्रवक्ता के पास भी जाएंगे। लेकिन मौलाना नईमुद्दीन साहब, एक बात जरा सा हम समझना चाह रहे हैं कि जैसे अंबर जी जैसी जो महिलाएं हैं, ठीक, वो कितना योगदान दे रही हैं समाज के लिए, या कोई भी महिला जो घर से निकल करके कामकाजी महिलाएं हैं, दफ्तरों में काम करती हैं और समाज में अपना योगदान देती हैं। आधी आबादी है ये हमारी, और इनका योगदान जो होता है हमारे मुल्क की तरक्की में और बाकी समाज की तरक्की में, वो बढ़ चढ़ करके होता है। ऐसे में क्या होना चाहिए? खास तौर पर मैं एक कामकाजी महिला के लिए कह रहा हूं कि जब एक कामकाजी महिला अपने काम से बाहर निकलती है, सरकारी दफ्तरों में काम करती है या प्राइवेट दफ्तरों में काम करती है, या अंबर जी जैसे लोग जो कि बढ़िया बढ़िया काम करते हैं समाज के लिए, नारी अधिकारों के लिए, समाज अधिकारी को, तो उनका लिबास कैसा रहना जरूरी है, जरा ये बताएं। देखिए, शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी बात कहने के लिए मौका दिया, जिसके लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत। देखिए सुनिए, कुरान करीम के अंदर इस्लाम ये कहता है कि हिजाब इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है, ये हिजाब जरूरी है। अब हिजाब कैसा हो, जला बीबी हिंद, एक अपने चेहरे पर या अपने आप ऊपर से एक ढांप लीजिए, उसको हिजाब कहते हैं। देखिए, हिजाब के अंदर सैयदना खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया बीवी हैं, उनसे बड़ा ताजिर कौन हुआ? महिला हिजाब में, महिला पायलट है, हिजाब में डॉक्टर है, हिजाब में इंजीनियर है,
मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरी बेटी इंजीनियर है, वो तो हिजाब में, तो हिजाब ने किसी को रोका नहीं। देखिए ह्यूमन राइट्स है, आप हिजाब पहने ना पहने ये उसका अख्तियार है, मगर नीतीश कुमार को किसने अख्तियार दिया कि आप उसका ये नीचे कर दें। और दूसरी चीज क्या है, अशोक गहलोत ने भी इससे पहले हरकत किया था, उनकी भी निंदा है। नीतीश कुमार जो सटिया गए हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कभी महिला को फूल का हार डाल देते हैं, कभी नेशनल सॉन्ग होता है तो इधर उधर देखने लगते हैं। तो उन्होंने जो हरकत किया है वो बदतमीजी के दायरे में आता है। आपको किसने अख्तियार दिया? इसी देश में लोग बिकनी पहनते हैं, महिलाएं जींस शर्ट पैंट पहनती हैं, किसी ने उनको नहीं रोका। तो इसी तरह हिजाब पर रोकने का क्या अधिकार है, क्या अख्तियार है? लेकिन हाँ, मैं कहता हूँ कोई महिला अगर हिजाब में रहना नहीं चाहे तो हम उसको भी जबरन मजबूर नहीं कर सकते। इस्लाम कहता है कि नमाज पढ़ो, जरूरी है, मगर बहुत सारे लोग नमाज नहीं पढ़ते। ठीक, आपकी बात आई। मैं जरा सा यहाँ पर एक बात आपको कहूँ, मुझे लगता है अपने दर्शकों के लिए भी ये जरूरी है, हिजाब, नकाब और बुर्का, ये तीनों तीन चीज। हाँ अंबर, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, मुझे लगता है आप सबसे बेहतर इसको एक्सप्लेन कर पाएंगी। हिजाब, नकाब और बुर्का। अंबर, हम जानते हैं कि जो हिजाब है उसमें कम से कम चेहरे की पहचान नहीं छुपती है, वो हर जगह पर लोग देख सकते हैं कि ये अंबर है। अंबर अगर हिजाब भी पहन ले तो ज्यादा से ज्यादा अंबर का माथा ढकेगा, है ना, और हम पहचान लेंगे कि ये अंबर ज़ैदी हैं। लेकिन वही अंबर जब नकाब या फिर बुर्का पहन लेंगी तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि ये अंबर हैं या कोई और है। मैं सही कह रहा हूं अंबर? आपकी आवाज जरा अनम्यूट कीजिए। तो अंबर, आपकी आवाज अनम्यूट कीजिए। जी, मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देती हूँ लालचंद जी, जैसे कि मौलाना साहब ने कहा कि कुरान में इसको इंटीग्रल पार्ट बताया गया। सबसे पहली बात तो ये कि कुरान में हिजाब जो शब्द आया है उसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उसमें उसका इस्तेमाल है, उसको उस परिप्रेक्ष्य में आया है कि हिजाब का मतलब एक दायरा, एक जो सिविलाइज्ड डिस्टेंस होती है, जो हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम किसी के साथ चिपक के नहीं बैठते। हमारे घर में कोई आता है तो एक कायदा कानून होता है कि नॉक करके आएगा, हम उसको अपने ड्राइंग रूम में बिठाएंगे। महिला के साथ हमारा उससे कितना गहरा संबंध है उसके हिसाब से महिलाएं उस पुरुष के साथ बैठ उठ सकती हैं या उससे सलाम नमस्ते कर सकती हैं, ये उसका मतलब है। लेकिन जब हिजाब की बात करती है, जो कपड़ा ढकने का होता है, तो जिल्बाब और किमर दो शब्द आते हैं कुरान में। जिल्बाब और किमर दोनों अलग हैं। तो वो एक जिल्बाब और एक खिमर, जिल्बाब जो होता है वो एक ऐसा कि इस तरह से जो आप देखते हैं ना कि वो महिलाएं ओढ़ती है सर ढकने के लिए, और वो पीछे होता है और वो आगे सीने पे नहीं होता, और जो एक झुब्बे का जैसा अटायर होता है जो कि आप देखते हैं उस समय, और एक लूज अटायर होता है। तो उस वक्त में कुरान में ये कहा गया कि आपके सीना खुला है उसको ढक लो, क्योंकि उस तरह का एक अलग सोसाइटी थी, कबीले हुआ करते थे। तो महिलाओं के जमाना बदला, उन्होंने बोला कि आप अपना कपड़ा ला के पीछे से आगे ले आओ। तो ये है। और उसके आगे बुर्के को आप टेक्निकली समझने की कोशिश करें तो बुर्का होता है पूरा एक आउटर गारमेंट, कपड़े के ऊपर कपड़ा जिसमें सर ढका होता है। आपके पास ऑप्शन है, अरेबियन आप पूरे देशों में चले जाएं कहीं पे भी, वहां पर मुंह नहीं ढका जाता, यानी कि निकाब नहीं होता है। एक बुर्का नकाब के साथ जो हमारे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नजर आता है, और एक बुर्का बिना निकाब के जो आपको अरेबियन कंट्रीज में नजर आता है। दूसरा है हिजाब, जो सर पे हम एक हेड स्कार्फ होता है, जिसका चलन हमने भारतीय कॉन्टिनेंट में पिछले कुछ सालों में देखा है, और ये एक कल्चरल इन्वेजन के तहत भारत में लागू किया गया है। इसका भारतीय सभ्यता से और इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि भारतीय महिलाएं पहले भी हमारी सभ्यता में महिलाएं सर ढकती हैं, तुम नहीं ढक सकते, जरूरी नहीं है कि हम हिजाब पहनेंगे, ऐसे ऐसे करके। मैं लौटता हूं अंबर आपके पास, और दोनों हमारे जो कांग्रेस के नेता और बीजेपी के प्रवक्ता हैं, दोनों के पास जाऊं उससे पहले एक बार फिर मैं मौलाना साहब के पास एक पॉइंट के लिए जाऊंगा। मौलाना साहब, सुप्रीम कोर्ट ने भी हिजाब को लेकर के सुनवाई की थी जब कर्नाटक में इसको लेकर के विवाद हुआ था, याद तो होगा ही। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब तक कोर्ट में ये साबित नहीं हो पाया है कि हिजाब, मैं वही पॉइंट उठा रहा था अंबर जी, हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। मैं वही पॉइंट उठा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं माना है। मौलाना साहब, साबित ही नहीं हुआ है, कोर्ट तो तब मानेगी ना जब साबित होगा। जी मौलाना साहब, देखिए इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट तो हिजाब है। अब अंबर ज़ैदी जो कह रही है उनकी अपनी बात तो हो सकती है, मगर देखिए इसमें भी उलमा का, मुसलमान के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल और इस्लाम के जानने वालों में थोड़ा इख्तिलाफ है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत अपना चेहरा दिखा सकती है, कुछ लोग कहते हैं, मगर मेजॉरिटी ये है कि भाई हिजाब के दायरे में चेहरा भी ढांपना है। ये चेहरा
ढांपना है। मगर मैं कहता हूं कि ये महिलाओं पर छोड़ देना चाहिए। महिला को अधिकार है कि वो चेहरा ढांपे या चेहरा उठाए, ये महिला का अधिकार है। मगर किसी को घूंघट उठाना और किसी का हिजाब बुर्का उठा देना और कहना कि वो अभिभावक हैं, वो चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, वो तो पॉलिटिकल पॉइंट उन लोगों के लिए रहने दीजिए, उस पर बात कर लेंगे। मौलाना साहब, पॉलिटिकल पॉइंट पर हम दोनों नेताओं से बात कर लेंगे। आप जरा ये बताइए मुझे, ठीक है, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था ना कि हिजाब इंटीग्रल पार्ट नहीं है। मौलाना साहब देखिए हम सुप्रीम कोर्ट की हम मुखालिफत नहीं कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसकी मुखालिफत करने वाले नहीं है। सबरीमाला में भी कोर्ट ने क्या कहा था, उसकी कितनी मुखालिफत हुई। जलीकट्टू में भी कोर्ट ने क्या कहा था, उसकी भी बहुत मुखालिफत हुई। हम कोर्ट की बात नहीं कहते, मैं कहता हूं कि इंटीग्रल पार्ट है इस्लाम का चेहरा ढांपना, छुपाना। अंबर, आप काउंटर कीजिए कि क्या ये इंटीग्रल पार्ट है? सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग क्या है? देखिए अंबर जैदी इस्लाम की लालचंद इस्लाम का ठेका आपने लिया हुआ है, ये कौन सी बात है? इस्लाम की जानकार नहीं है आप। देखिए इस्लाम की अगर आप बात करें तो आपके सामने ही इस्लामिक देश है, कितने ही सारे इस्लामिक कंट्रीज ने हिजाब। तुनीशिया का लेटेस्ट एग्जांपल है, लास्ट ईयर उन्होंने हिजाब को ये कहकर बैन किया कि ये हमारे सभ्यता के खिलाफ है और इससे कट्टरवाद बढ़ रहा है। उन्होंने कई सारी प्रैक्टिसेस को बैन किया क्योंकि ये इस्लामिक सभ्यता का हिस्सा नहीं। इससे ये साबित होता है कि इस्लाम या हम जब शरिया की बात करते हैं तो वो उस देश की सभ्यता और अपनी खुद की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है उसके हिसाब से होता है। ये एक अरेबियन सभ्यता का हिस्सा है, बुर्का या हिजाब, ये सारी चीजें वहां की। हमारे देश में भारतीय मुस्लिम महिलाएं जो रही हैं वो अपने हिसाब से पर्दे को प्रैक्टिस करती आई हैं। चुन्नी आंचल ढक के बुर्का कुछ महिलाएं पहनती थी। भारतीय बुर्का अलग होता है, अरेबियन बुर्का अलग होता है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से अरेबियन बुर्के को हमारे देश पर लागू करके आप उसको इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट बनाने की कोशिश कर रही है। 2 हाई कोर्ट। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूं कि अगर मौलाना साहब इसको इंटीग्रल पार्ट मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो वहां पर अपने पक्ष को मजबूती से रखना चाहिए था कि देखिए ये इंटीग्रल पार्ट है, हमारी किताब, हमारी कुरान, हमारी हदीस ये कहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंटीग्रल पार्ट नहीं माना, ये एक तथ्य है। मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, लेकिन अब जरा मैं रोक करता हूं कि इस मामले पर जो राजनीति हो रही है, मोहम्मद आसिफ साहब, ये अभी देख रहे हैं हम इस मामले पर कि बात यहां तक पहुंच गई कि FIR करो, ये करो, वो करो, जबकि अभी खुद मौलाना साहब ने एक घटना का जिक्र किया, अशोक गहलोत जी की एक घटना का जिक्र, कि एक महिला का उन्होंने अपने हाथों से वैसे ही घूंघट उठाया था जैसे नीतीश कुमार जी के द्वारा वो नकाब हटाने पर विवाद हो रहा है। एक और घटना का मैं जिक्र कर देता हूं और मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि जरा वो वीडियो भी चलाएं और उसमें ये तीनों घटनाएं दिखेंगी। नीतीश कुमार जी वाली भी घटना दिखेगी, इसमें वो घटना भी दिखेगी जो अशोक गहलोत जी ने घूंघट हटाया था, वो घटना भी। ये देखिए, ये वीडियो शायद आ गया, ये देखिए, ये अशोक गहलोत जी घूंघट हटा रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी वाला जो हाल वाला है वो आप देख रहे हैं तस्वीर। और एक और तस्वीर है, ये देखिए, सिद्धारमैया जी ने एक महिला का एक लाभार्थी योजना के दौरान उनकी साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया था और उस समय इस पर विवाद हुआ था कि सिद्धारमैया जी ने क्या महिला की साड़ी को खींचा। उस समय इस पर, ये देखिए, ये तस्वीर है, ठीक है। अब मोहम्मद आसिफ साहब के पास आते हैं। इस तस्वीर को जरा थोड़ी देर तक चलाते रहिएगा विंडो में। मोहम्मद आसिफ साहब, ये तस्वीरें हमने दिखा दी। अब हमारा यह सवाल है कि इस समय ये इतना ज्यादा हंगामा क्यों बरपा है नीतीश कुमार जी के ऊपर। मैं मानता हूं और अंबर ने भी कहा, मैं भी सहमत हूं कि नीतीश कुमार जी को अपने हाथों से उसको नहीं हटाना चाहिए था, नहीं करते तो इतना विवाद ही नहीं होता। लेकिन ये सब जो घटनाएं हैं, इसमें यह सवाल उठ रहा है कि क्या अगर नीतीश कुमार जी की तरफ से ऐसी कोई भूल हुई भी तो कांग्रेस को सवाल उठाने का कितना अधिकार है, बताइए मोहम्मद आसिफ साहब। कितनी चर्चा हो रही है नीतीश कुमार जी के इस हरकत के बाद जी, उसको डिफेंस करने में लोग किस तरीके से लगे हुए हैं। मैं ये कहूंगा, हिजाब पहनकर एक डॉक्टर आती है, एक मुख्यमंत्री को चेहरा देखना, बोल सकते हैं चेहरा दिखाइए मुझे जब आपको सम्मान करना है। लेकिन नहीं, मैं ये हरकत करने लगूंगा एक अनजान महिला के साथ में, तो ये शोभा देता है प्रदेश के मुख्यमंत्री को। ये आप अशोक गहलोत जी के लिए भी कह रहे हैं ना सर? मैं तो सबके लिए, मैं तो सबके लिए कह रहा हूं। कहिए सबके लिए, कोई भी हो, सबके लिए, कोई भी हो, ठीक। मसला है कि कोई भी नेता हो, कोई भी आदमी हो,
कोई भी पराई औरत को अगर हाथ लगाता तो गलत है। अगर उसको जब आपने बिहार का चुनाव चल रहा था तो वोट के ऊपर कहा था, किसने मना किया था कि जो अंदर बैठे होंगे अपना चेहरा दिखा सकते हैं? देखिए बुरके के अंदर चेहरा, चर्चा होती रही, चुनाव खत्म हो गया, चेहरा दिखाने वाले तमाम लोगों ने चेहरा दिखाया, लेकिन एक चर्चा का विषय रहा, क्योंकि देश को एक चर्चा चाहिए, मेन मुद्दे छोड़कर ऐसे मुद्दों पर आकर चर्चा करना। जहां का मुख्यमंत्री कई ऐसी घटनाएं उससे की है नीतीश कुमार जी की, जो कहते कुछ है करते कुछ है, कई बार उनकी जुबान से उल्टा सीधा निकल जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये जिस तरीके के आज नीतीश कुमार जी के हालात है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें सोच समझ कर, उन्हें लगता है खुद को गलत महसूस हो रहा है तो उनसे माफी मांगनी चाहिए। इससे क्या दिक्कत हो? मुख्यमंत्री तो है, एक इंसान ही तो है, एक इंसान है ना, एक इंसान को आगे माफी मांगनी चाहिए, क्या दिक्कत है? सिर्फ इतना कह रहा लेकिन हूं, अगर जिस तरीके से मोहम्मद आसिफ साहब, मैं आपकी कई बातों से सहमत होते हुए इतना कह रहा हूं कि जो मापदंड लगाना है, जो पैमाना लगाना है नीतीश कुमार पर, वही मापदंड अशोक गहलोत जी पर और सिद्धारमैया जी पर लगा दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मेरा सिर्फ इतना मैंने तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, मैं तमाम ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं, चाहे वो कोई भी हो, उसमें सब लोग आगे, बचा कोई नहीं है। ऐसे ऐसे बयानात, एक मंत्री का बयान आ रहा है कि हिजाब पे ही तो हाथ लगा के कहीं और थोड़ा हाथ लगा दिया, वो अपने घर में सारे काम करते होंगे, पराये मर्दों के साथ में करवाते होंगे अपने घर में, उन्हें कोई गलत शोभा नहीं दे रहा, उन्हें गलत शोभा नहीं दे रहा बिल्कुल भी उस मंत्री को, जिस मंत्री के अल्फाज है। ठीक है, ठीक है, अल्फाज जहां कहीं भी अल्फाज गलत हुए हैं वो सहमत से हैं, उसकी भी पूरी निंदा होनी चाहिए। लेकिन आप दो बातें एक मंत्री के अल्फाज से सहमत हैं, मोहम्मद मैं सारी बात कह रहा हूं। अगर मेरी सुनिए, मेरी भी नहीं सुन रहे आप। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं ये कह, उस मंत्री के बयान से आप सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तो निंदा बोल दिया। जो ये कह रहा जिसम मैंने तो कह दिया, आपके कहने से पहले मैंने कह दिया कि निंदा होनी चाहिए ऐसे बयान की। मैं अब आपसे एक बात कह रहा हूं कि मैं तो सरकार से अपील करता हूं, ऐसे बयान, ऐसे मंत्री को तो सरकार में रहने का हक ही नहीं है। आप एक साथ दो बात महिला का सम्मान, मोहम्मद आसिफ साहब, एक साथ दो बात आपने बोली, मैं पॉइंट आउट करता हूं। आपने कहा कि देश के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, ऐसे मुद्दों पर क्या बहस करना। तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि देश के मुद्दों पर, बाकी मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अब नीतीश कुमार जी से अगर ऐसी कोई भूल हो गई, जैसी भूल अशोक गहलोत जी से और सिद्धारमैया जी से हुई थी, तो क्या ये सब इसको मुद्दा बनाना, क्या FIR करना और क्या इसको इतना बड़ा तगड़ा मुद्दा बनाना? यहां तक कि अपने देश तो छोड़िए, पाकिस्तान तक से धमकियां मिल रही है। मोहम्मद आसिफ साहब, देखिए जी, जब बिहार का चुनाव चल रहा था, जिस मंत्री को अब अभी दिखा रहे थे, उसी मंत्री ने कहा पाकिस्तान में मिठाइयां बटेंगी। ये पाकिस्तान को लाता कौन है? भारतीय जनता पार्टी के नेता लेके आते ना पाकिस्तान को, यही कहते हैं मिठाइयां वहां बटेंगी। हमने तो कहीं मिठाई बट्टी देखी नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, बिहार में चुनाव हार गई। ये इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान प्रेम क्यों है? अच्छा, ठीक है, हर जगह पाकिस्तान की सोचा मोहब्बत अगर किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता को है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। मैं तो मुद्दे पे भाग नहीं जा रहा, मैं तो मुद्दों पे हूं ना। जिसकी पाकिस्तान की बात आपने कही, मैं उसी मुल्क की बात कर रहा हूं जिसको हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जाके देश प्रेम बताते हैं, पाकिस्तान प्रेम बताते हैं। इसकी मिसाल सबसे बड़ी लालजी आडवाणी जी है। विषय पर, जो विषय चल रहा है उस पर रहिए। अब मैं सीधे चलता हूं धनंजय गिरी जी के पास। धनंजय गिरी जी, ये बताइए कि गिरिराज सिंह जी का बयान हमने सुनवाया, ठीक है, और मुख्तार अब्बास नकवी साहब का भी बयान सुनवाया। भारतीय जनता पार्टी का क्या मत है? एक तो नीतीश कुमार जी वाली जो घटना है उसमें दिख रहे हैं, पीछे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, वो नीतीश कुमार जी को रोकने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। धनंजय गिरी जी। लालचंद जी, मेरा तो एक ही मानना है, जैसे आप दुनिया की सारी महिलाओं को नकाब पहना दीजिए जी, हिसाब तो आपकी नजरें ही करेंगे ना। आपकी नजरें हिसाब करेंगी, आपकी नजरें आपकी नीयत तय करेंगी, आपकी नजरें तय करेंगी कि आप किस तरह की नीयत रखते हैं। नीतीश जी की पाकीज़ा नजर और जो नीयत है उनकी, उससे पूरा बिहार, पूरा देश, पूरा जमाना, पूरी कायनात वाकिफ है नीतीश जी। और नीतीश जी ने जो प्रोग्रेसिव काम किए हैं उस महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए भी, जो 10,000 रुपया मैट्रिक पास करने पर, 25,000 रुपया ग्रेजुएशन करने पर, 50,000 रुपया जो डिवोर्स हो जाता है महिलाओं को, जो तलाक मिल जाता है तलाकशुदा महिलाओं के लिए, साइकिल योजना, पोशाक योजना, उड़ान योजना, हुनर योजना, जितने काम किए गए नीतीश कुमार जी के अगर कामों की मैं फहरिस्त गिनवाऊं, या हमारी सरकार ने जो बिहार में काम किए हैं या देश में अकलियत समाज के लिए जो काम किए हैं,
अगर मैं उस पर चर्चा करने बैठूं तो मैं दावा करता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति उसके पसंगे में, उसके एक 1/10 में भी अपने कामों को नहीं गिना सकता है। सिर्फ अपीजमेंट कर सकता है, सिर्फ तुष्टिकरण कर सकता है, सिर्फ कुतर्क कर सकता है। जैसा हमारी बहन अभी बता रही थी कि वो इस्लामिक इन्वेजन का नतीजा है। हम तो उस समाज में आते हैं जहां स्वयंवर होता था, महिला अपनी इच्छा से स्वयंवर का चुनाव करती थी, यानी कि अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेती थी। उस समाज से आते हैं। इन्वेजन के बाद ही ये पर्दा प्रथा या बुर्का प्रथा, ये तमाम जो चीजें आई वो सब इन्वेजन का ही नतीजा है। जो धर्मांतरण हुआ, धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण हुआ है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान की कोख से पाकिस्तान और तमाम अफगानिस्तान पैदा हुआ, वो सब छोड़ देते हैं। उन सब बातों को करने का वक्त नहीं है। लेकिन आधुनिक इस्लामिक विचारधारा में अगर बात करें तो जावेद अहमद गांधी का मत था जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि कुरान में स्त्री के लिए हिजाब या बुर्का कोई आदेश नहीं है। उनके अनुसार सूरह नूर और सूरह चाब की जो आयतें हैं उसमें शालीनता से संबंधित है, न कि चेहरे ढकने से। गादमी के शब्दों में कहें तो गादमी में कहा है कि नकाब इस्लाम का हुक्म नहीं बल्कि अरब की सांस्कृतिक परंपरा है। मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती अली गोमा ने सार्वजनिक रूप से कहा कि नकाब इस्लाम में फर्ज नहीं है, न इसे धार्मिक पहचान अनिवार्य पहचान बनाना चाहिए। इसी प्रकार विश्व प्रसिद्ध उलेमा यूसुफ अल करजावी ने कहा कि इसे रूढ़िवादी माना, स्वीकार किया, कोई चेहरा ढकने की कोई जरूरत नहीं है। और जब अगर आप टर्की की बात करें तो रजीज शाह पहलवी, मुस्तफा कमाल पाशा ने टर्की से बुर्का प्रथा को हटा दिया। बिल्कुल, तो मुस्तफा कमाल पाशा जहां से ये शुरुआत हुई, जिस इस्लामिक देशों से इसकी शुरुआत हुई, वहां के लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं, वहां के लोग इसको हटाने के लिए कर रहे हैं। और बिहार में अगर बात करें तो इस्लाम के बड़े जानकार जो पहले शिक्षा मंत्री हुए वो यहाँ के भारत के मौलाना अबुल कलाम, उन्होंने इस प्रथा की आलोचना की और कहा कि मुस्लिम स्त्री को समाज से काटने की कोशिश हो रही है। इस्लाम के तमाम जानकारों की अगर हम बात करें, मिस्र के उलेमा से मोहम्मद अब्दू ने जो अजहर से भी जुड़े हुए थे, उनका मानना था कि औरतों का चेहरा ढकना कुरान के अनुकूल भी नहीं है। तो इस सब बातों को, इस सब बहस को पीछे ले जाने का हम कह रहे हैं कि जो महिलाएं, जो बच्चियां, जो हमारी बहनें, जो हमारी बेटियां समाज में आगे बढ़ रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, जो जेट विमान उड़ा रही हैं। आज हमारी बहन सोफिया कुरैशी आर्मी की ड्रेस में आ रही है, देश का शान बढ़ा रही है, हमारे दुश्मनों के चक्के छुड़ा रही है। तो ये कौन सी अनुसी बात लेकर के हम बैठे हुए हैं? कौन सी तुष्टिकरण की बात, किस तरह की फालतू बातें? आप बताएं ना कि क्या कर रहे हैं उस समाज को आगे लाने में, जो आधी आबादी पीछे छूटी उसको आगे लाने के लिए हम कर क्या रहे हैं? ठीक है, मैं लौटूंगा और आगे चल करके हम जरा इस चीज पर भी बात करेंगे कि जो आधुनिक समाज है, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, वो किस तरफ जा रहा है इस मामले में। और ये भी कि हम जो बात कर रहे हैं पर्दा की, इसमें सिर्फ हिजाब शामिल नहीं है, इसमें घूंघट भी शामिल है, इसमें पूरा का पूरी जो पर्दा प्रथा है वो चाहे किसी भी समाज में हो। हमारा आज जो बड़े विषय पर बड़ी बहस है उसमें ये सब कुछ शामिल है कि महिलाओं को कितनी आजादी, कितना खुलापन और कितनी बराबरी मिलनी चाहिए। और ये 21वीं सदी की आवश्यकता है, हमें एक आधुनिक समाज की तरफ बढ़ना चाहिए। इस पर करेंगे बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी बने रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक। झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं राष्ट्रमंच पर बड़े विषय पर बड़ी बहस, और आज का विषय है कि ये हाल में जो हिजाब विवाद हुआ है और जो पर्दा है महिलाओं में, ये पर्दा कितना उचित है और आज के समय की क्या जरूरत है। अब इसी बड़ी बहस को आगे बढ़ाते हैं। मैं सीधे रुख करता हूं मौलाना नईमुद्दीन साहब का। मौलाना नईमुद्दीन साहब, हमने हाल में एक खबर आई थी और वो खबर थी हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान से। वहां भूकंप आया था और मैं रिपोर्ट देखने के बाद मैं दहल गया था, इसलिए मैं इस घटना का जिक्र कर रहा हूं। मौलाना साहब सुनिएगा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। वहां पर भूकंप आया,
जाहिर सी बात है कि उसमें जानमाल का नुकसान हुआ, उसमें मलबे में मर्द भी दबे, बच्चे भी दबे, औरतें भी दबी। और जब रेस्क्यू ऑपरेशन की बात आई मौलाना साहब, तो वहां पर कहा गया कि दबी हुई औरतों को सिर्फ औरतें हाथ लगा सकती हैं। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? दबी हुई औरतों को निकालने के लिए, मलबे से बाहर निकालने के लिए सिर्फ औरतें ही हाथ लगा सकती हैं। पहला तो ये वहां पर साफ निर्देश था। और दूसरी विडंबना देखिए मौलाना साहब, कि जो कारकुन थे उन कारकुनों में महिलाएं हैं कहां? रहने कहां दिया महिलाओं को? खिड़कियां तक बंद करवा दी मकानों की। तो कारकुन महिला कहां से होंगी जो महिला को हाथ पकड़ के निकालेंगी दबे हुए मलबे से? तो जरा सोचिए कि वो महिलाएं बेचारी जो उसमें मलबे में दबी थी, वो दबी हुई इसलिए रह गई क्योंकि उनको मर्द हाथ नहीं लगा सकते थे। मैं इसके जरिए सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि हमें किस तरह का भारत बनाना है, हमारा हिंदुस्तान कैसा हो मौलाना साहब, हम कैसे आगे बढ़े, हम अपने समाज को कैसे ले जाएं, किस तरफ आगे ले जाएं 21वीं सदी में। और यह भी कि आजादी के वक्त जो हमारा देश बटा, 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में कटा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अब बांग्लादेश अलग देश है, उस समय जो हमने एक साथ मिलकर रहने की बात की, हमने किस तरह के भारत, भविष्य के भारत के लिए एक साथ रहने की बात की थी? मौलाना साहब बताइए। देखिए, एक साथ तो रहते हैं और एक साथ रहेंगे भी जी। हमारा जो है 2 नेशन थ्योरी पर जिन लोगों ने पाकिस्तान मांगा था, चले गए, वो जहन्नम में चले गए, हमें उनसे लेना देना नहीं। आपने जो अफगानिस्तान का उदाहरण दिया है, मैं कहता हूं कि आपको एक और उदाहरण देता हूं। दीजिए। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं और इजिप्ट से मैंने इस्लामी लॉ से पीएचडी किया है। मैं कहता हूं कि आपको इंडोनेशिया की क्या प्रधानमंत्री इंडोनेशिया की क्या एक महिला नहीं थी? बिल्कुल। एक खुद आतंकवादी देश में बेनजीर भुट्टो भी प्रधानमंत्री थी। शेख हसीना से लेकर के खालिदा, ये सब बांग्लादेश में भी थे। तो बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज के अंदर मुस्लिम महिलाओं ने भी अपना रोल प्ले किया है। और एक बात, दूसरी बात क्या, जंग की हालत में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी अज़वाज और सहाबा की बीवियां जाती थी। जो लोग इंजर्ड होते थे उस टाइम में वो नर्स का काम करती थी, मरहम पट्टी करती थी। आज भी हिजाब में बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं। इस्लाम ने कभी रोका नहीं। आप आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, तो क्या हम यूरोप के जैसा हमारी महिलाएं यूरोप में बिकनी पहन रहे हैं, जींस टी शर्ट, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं? मैं तो मौलाना साहब कह रहा हूं, मौलाना साहब क्या ये हम महिलाओं के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि वो क्या पहनना चाहती हैं? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं। फिर महिलाओं कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, अंबर कुछ कहना चाह रही है। एक मिनट, नहीं सुनिए, मैं आपके पास फिर आऊंगा। अंबर कुछ कहना चाह रही है। अंबर, नहीं, महिलाओं पर मेरी समझ में ये नहीं आता, हम या तो बुर्के की बात करते हैं या सीधे बिकिनी पे पहुंच जाते हैं। बीच में कपड़े को आप कपड़े नहीं होते हैं क्या? सबसे बड़ी समस्या लालचंदी जी ये है कि ये जो नॉर्मल कपड़े पहनने वाली महिलाएं, उनको समाज में कहा जाता है नंगी फिरने वाली औरतें। ये औरतें नंगी फिरती हैं, जो नॉर्मल कपड़े पहनती हैं, बिना बुर्के रहती है, उनको कहा जाता है नंगी फिरने वाली औरतें। माफ कीजिएगा मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, बट यही प्रचलित टर्म है। बिना बुर्के रहने वाली औरत, नंगी घूमने वाली औरतें। या तो आप बुर्का चाहते हैं या सीधे बिकनी पे पहुंच जाते हैं। नॉर्मल कपड़ों की आपके यहाँ कोई जगह नहीं है क्या? जो सभ्यता, हमारी सभ्यता का हिस्सा है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन में कपड़ों का महत्व है, आप सीधे उसको हटाकर या तो बुर्का या फिर बिकनी, ये हर आदमी यही बोलता है, हर मौलाना ये एग्जाम्पल देता है। तो आप कपड़ों को कंसीडर नहीं, आपको ज्ञान की कमी है। सुनिए, पहले परिधान है, अगर उसको आउटर गारमेंट है, नेसेसिटी नहीं है, आजादी है, तो क्या बुर्के की आजादी नहीं है? और कपड़े पहनकर भी किया जा सकता है। जिस्म का पर्दा है, कपड़े के ऊपर कपड़ा पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आपको कपड़े पहनने हैं जो आपको एक सही इंसान दिखाए, ना जेबा ना लगे, आप बेतुकी ना लगे, आप कटे फटे कपड़े ना पहने, छोटे कपड़े ना पहने, मौके मसलहत के हिसाब से कपड़े पहने। ये कुरान भी कहता है, ये हमारा संविधान भी कहता है, और ये एक फैशन सेंस भी यही कहता है कि आप समय के हिसाब से कपड़े पहने। तो मौलाना साहब क्यों इस तरह की अपनी सोच महिलाओं पर ला दी जाए, बताइए। नहीं, देखिए, अंबर जैदी को मैं समझाना चाह रहा हूँ, जिस तरह से हर औरत को अपने तरीके से, मैंने सुनिए, आप सुनिए पहले,
कपड़ा पहनने का अधिकार है, वैसी मुस्लिम महिलाओं को बुर्का हिजाब पहनने का अधिकार है। संविधान ने उनको अधिकार दिया। लेस्बियन का अधिकार है, अधिकार नहीं गे है, का अधिकार है। तभी तो 25 करोड़ में से लगभग पता नहीं कितनी आपने आधे से ज्यादा महिलाओं को बुर्का पहना दिया ये कह करके, अगर आपने बुर्का नहीं ओढ़ा तो आप दोजख में जाएंगी। जो शामली में हुआ है वो इसी बात का तो नतीजा है कि रोटी बनाने वाला 35 साल का गिरिराज सिंह ने क्या बोला, वो जहन्नम में जाए। गिरिराज सिंह ने क्या बोला, वो जहन्नम में जाए। आप लोग यही मानसिकता है ना कि आप जैसे लोगों ने महिलाओं को बच्चों की तरफ बुर्के में नहीं रखेंगे तो आप दोजख में जाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप महिलाओं को बुर्के में रखें, ये जरूरी है। महिलाओं को अगर आप नहीं रखते उसकी आजादी है, आप गुनहगार हैं। अगर आपके घर की महिला आजादी है, वो आप लोग जिम्मेदार हैं। जो भी मासूम बच्चों पर महिलाओं का कत्ल हुआ है, आप लोगों को ये हमने महिलाओं को आजादी दिया है, महिलाओं को अधिकार हमने दिया है। ये हमने आजादी दिया है क्या होता है? हमने आजादी दिया है क्या होता है? सर ये उनका तो हक है मौलाना साहब, ये तो उनका हक है। एक इंसानी हुकूक जिसे हम कहते हैं वो है। चॉइस रह कहाँ जाती है? बिल्कुल बिल्कुल महिलाओं को तो घर से बुर्का ओढ़कर निकलती हैं और उस मोहल्ले से बाहर निकलते अपने मॉडर्न कपड़ों में आ जाती, क्योंकि किसी को भी एक्स्ट्रा कपड़े और सोशल प्रेशर किसी को भी पसंद नहीं है। लेकिन आप लोग बुर्के के आधार पर महिला का कैरेक्टर डिसाइड करते हैं। ये आपने कहाँ देखा है? औरत है, आप झूठ बोल रही हैं। आपको कहाँ मालूम है कि महिलाएं बुर्का उतार करके अगर एक महिला के पास ये गलत बात है। मैटर ही नहीं रह जाता जब आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालते हैं। हमने वो तो इस्लाम भी कहता है चॉइस का फैसला करना बंद कर दीजिए और महिलाओं के ऊपर अपनी आप गुमराहते हो बंद करो। ठीक है, आप गुमराह करना बंद करो, आप गुमराह करना बंद करो। ठीक है, लेकिन मौलाना साहब मुझे ये समझ में नहीं आता, रेडिकलाइजेशन को खत्म कीजिए। मुझे ये समझ में नहीं आता। अंबर जैदी अभी आपके सामने हमारे सामने बैठी हुई है। आपको अंबर जैदी की पूरी पर्सनालिटी में एक सामाजिक कार्यकर्ता है, एक नारी अधिकार की कार्यकर्ता है, आपको कुछ भी इसमें आपत्तिजनक लग रहा है क्या? देखिए, एक कामकाजी इंसान जो सिर्फ घर में नहीं रह रहा है, वो बाहर हमें अपना पूरा योगदान दे रही है, क्या उसको अपनी आइडेंटिटी किसी भी तरह से अपनी पहचान छुपाने से काम चलेगा क्या? बताइए मौलाना साहब। देखिए सुनिए, एक अंबर जैदी समाज में काम नहीं कर रही। लाखों बेटियां काम कर रही हैं, पायलट बन रही है। मेरी बेटे डॉक्टर है, मेरी बेटी इंजीनियर है, हिजाब में है। एक अंबर जैदी नहीं, उनको किसी को हिजाब से दिक्कत नहीं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं बच्ची को जहन्नम में चली जाए। मैं कहता हूं संजय निषाद क्या कह रहे हैं, और पता नहीं बीजेपी के लीडर। अरे कठुआ में राजनेताओं की बात आप राजनेताओं पर छोड़ दीजिए ना मौलाना साहब। मौलाना साहब छोड़िए ना मौलाना साहब, मैं कह रहा हूं राजनेताओं वाली बात मैं उनसे पूछ लूंगा, उन पर छोड़ दीजिए ना। आप एक धर्मगुरु के तौर पर बताइए हमें। अब देखिए सुनिए, महिला को अधिकार है, महिला को इस्लाम ने अधिकार दिया है, उसको राइट टू चॉइस है। मैं कहता हूं अगर हिजाब में रहना चाहती है, अंबर जैदी जैसे लोग करोड़ों लोग भी अगर वकालत करें तो उसको हिजाब से नहीं रहना चाहिए, तो संविधान का उल्लंघन है। हाँ, उसका ह्यूमन राइट्स का भी ठीक है। अब मोहम्मद आसिफ साहब यही सवाल आपसे कि 21वीं सदी का ये साल 2025 है, यानी करीब करीब चौथाई 21वीं सदी तो निकल गई। अब अगर हम कहें तो अब तो हम 22वीं सदी की तरफ बढ़ रहे हैं। मौलाना आसिफ साहब, जो हमारे महापुरुष थे, जिन्होंने आजादी दिलाई, जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने भारत को धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक बनाने का सपना देखा, उसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नाम हैं। मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब, जरा ये बताइए कि उसमें चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हों, उसमें चाहे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हो, महात्मा गांधी जी हों, या जितने भी नाम ले लें आप, सबने क्या सपना देखा था और हम किस तरह बढ़ रहे हैं? मोहम्मद आसिफ साहब बताइए। डॉक्टर महिला को हिजाब के अंदर मुख्यमंत्री सम्मानित कर रहे थे। क्या डॉक्टर छोटी उपाधि है? क्या जो डॉक्टर पढ़ना आसान चीज है? आप मुझे बताइए, आसान है? वो मुस्लिम महिला है ना जो पढ़कर डॉक्टर बनी, हिजाब के अंदर गई। ऐसा तो है नहीं कि चलो जी अब आप घर से लेके आ गए, आप कोई सम्मान वैसे कर रहे थे, कोई तोहफा दे रहे थे, उसके तहत वो आई थी। एक डॉक्टर है ना, ऐसा तो नहीं काबिल नहीं है वो। क्या उनकी काबिलियत पे आपको शक है?
नहीं, वो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के या नीतीश कुमार को काबिलियत में शक है उनकी। शक उठा दी। एक तो मुझे तो लगता है कि अभिभावक के तौर पर उन्होंने ये कहा कि अब जब आप बाहर समाज में काम करेंगी तो अब इसकी क्या जरूरत, जहां तक मुझे समझ में आती है। मैं इसका ये नहीं कह रहा हूं कि मैं नीतीश कुमार जी ने अच्छा किया, ठीक है, वो कह सकते थे तो अच्छा रहता, वो कह देते मुंह से तो ज्यादा अच्छा रहता, अपना हाथ वो आगे नहीं बढ़ाते वो ज्यादा अच्छा रहता, मैं कह रहा हूं। लेकिन उनकी सोच यही रही होगी मोहम्मद आसिफ साहब, और वो ये वही सोच है जिसका मैं हवाला दे रहा हूं कि हमारे महापुरुषों ने एक आधुनिक भारत का सपना देखा था, एक दकियानुसी समाज का सपना नहीं देखा। मैं वही कह रहा हूं आपसे, जो आप या कोई भी उनको डिफेंस कर रहा है वो इस तरीके के अल्फाजों को इस्तेमाल कर रहा है। मुख्यमंत्री खुद आकर बोल देते तो इतना बड़ा इश्यू नहीं होता। रही दूसरी बात, गिरिराज सिंह का बयान जब नहीं सुन रहा था, अब मैं सुन रहा हूं, उन्होंने कहा जहन्नम में चली जाए, यही कहा उन्होंने। ठीक तो है, मैं ये कहूंगा जो मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपने क्योंकि गिरिराज आपने पूछा इसलिए, लेकिन आप पहले बोल लीजिए, आप पहले बोल लीजिए। हाँ, पहले आप बोल लीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, वो कहते हैं हाँ वो कहते हैं जहन्नम में चली जाए। हरियाणा की बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ जब बलात्कार हुआ आश्रम के अंदर, राम रहीम ने कहा आज वो जहन्नम में ही है बेटियां, कि वो बलात्कारी बार बार जेल से बाहर आता है और भारतीय जनता पार्टी की छत्र छाया में रहता है। उन बेटियों से पूछे कैसे जहन्नम की जिंदगी वो जी रही है दोनों बेटियां। उन बेटियों को सलाम करता है पूरा हिंदुस्तान। बेटे ताकतवर आदमी के खिलाफ होकर खड़े होकर उन्होंने अपने मान सम्मान की खातिर कोर्ट में गवाहियां दी और उसको सजा कराई। वही सजा कानून का दुरुपयोग कर बार बार ये सरकार उन्हें पैरवल दे रही है। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए मोहम्मद आसिफ साहब, अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि हमारे बड़े बड़े नेताओं ने क्या ख्वाब देखे थे अपने भारत के बारे में, कैसे समाज आधुनिक और प्रगतिशील, आजादी के तहत ये सपना नहीं देखा था जो देश के अंदर अब चल रहा है। किस तरीके से आए दिन हत्याएं रोड पे होती है। बोल लीजिए, फिर आप दूसरे मुद्दे पर चले गए। एक समाज को टारगेट करने का काम होता, मैं इसी मुद्दे पर हूं। जो ये समाज आजादी के वक्त जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, ये सपना नहीं देखा था जो देश के आज हालात हो गए। ये सपना नहीं देखा था अगर हिंदुस्तान के लोगों ने ये सपना देखा हिंदुस्तान में रहने का, एक कट्टरपंथी पाकिस्तान मुल्क को पसंद नहीं किया। जिस नक्शे कदम पे आज की हुकूमत चल रही है, जो पाकिस्तान के नक्शे कदम पर आज की हुकूमत चल रही है, वो सपना हिंदुस्तान के आजाद हिंदुस्तान कराने के लिए सफल सेनानियों कुर्बानियां दी, फांसियों पे चढ़े, ये सपना नहीं देखा था। गिरी जी जवाब दीजिए। इनका कहना है कि देखिए मुख्यमंत्री जी अगर ऐसा कुछ कह दें, अपनी तरफ से कुछ बयान दें नीतीश कुमार जी, और फिर गिरिराज जी के बयान पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं। धनंजय जी ने कुछ सपने की बात कर रहे थे, सपना नहीं देखा था। सपना तो आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने यह भी नहीं देखा था कि धर्म के नाम पर कोई देश का बंटवारा करेगा। सोचा तो किसी ने यह भी नहीं था कि जम्मू कश्मीर में रकीब चलीब कलीब होगा। सोचा तो किसी ने भी नहीं था कि गिरजा टिक्कू को आरे से काट दिया जाएगा। सोचा तो किसी ने भी नहीं था कि कांग्रेस के नेता एक तंदूर काट करेगा। सोचा तो किसी ने यह भी नहीं था। सोचा तो ये भी किसी ने ये भी नहीं सोचा था एक हत्यारे को 2012 में जिसकी हत्या होती है उसको बचाने के लिए मुख्यमंत्री एप्लीकेशन लिख के देंगे तमाम लोगों को बरी करने के लिए। दादरी कांड को किसी ने देश में नहीं सोचा था कि कानून का दुरुपयोग प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे। हत्या होगी धर्म के नाम पर, उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। नहीं बताइए ना, उसके बाद मुख्यमंत्री एप्लीकेशन लिख के देंगे। ये देश ने सपना नहीं देखा था जो पाकिस्तान में होता है वो हिंदुस्तान में होगा। ये देश ने सपना नहीं देखा था। देश ने ये नहीं देखा था जो हो रहा है। आसिफ साहब, ये भाषण का मंच नहीं है, ये संवाद का मंच है। नहीं, आपके झूठ बोलने का मंच भी नहीं है, अलग अलग बात फैलाएंगे मंच भी नहीं है। ये देश को बताइए दादरी कांड के बाद में उनको हत्यारों को सजा होनी चाहिए थी या उनको मुख्यमंत्री कहते हैं बरी कीजिए। आप नैपी पहन रहे थे क्या? नैपी पहन रहे थे? मैं बताइए दादरी खेल रहे थे, उसको बचाने के लिए क्यों सरकार ऐसा हिंदुस्तान नहीं देखा, ऐसा हिंदुस्तान नहीं देखा, ऐसा हिंदुस्तान देखा तो सिर्फ उन्होंने देखा जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे, जो अंग्रेज ऐसा सपना देखा, सपना नहीं देखा। जब रकीब शहीद होने के बाद में भी देश के जाने के बाद
अरे मियां तेज चलता रहा, लेकिन आप जैसे लोग आज जगह संगठन फालतू बात करने चले आते हैं। तंदुरुस्ती वालों क्या हुआ था नहीं, क्या हुआ था नहीं बताइए ना, क्या हुआ नहीं हुआ, हमारी से उल्टा है, हमारी ताकत है, हमारी गुजरात की कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी, उनको जेल से बांध दिया व्यवसायियों को, आप दोनों पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे सर्कस संघ सोच के लोग उन्हें बाहर लगाइए, उन्हें सलाखों के पीछे आपने सीधे सवाल का जवाब नहीं दिया कि हमें किस तरफ बढ़ना चाहिए, बताइए। सलाखों के पीछे भी आपके हिमायतियों को, जिनको मुख्य खुलेपन के मामले में, आधुनिकता के मामले में हम लगातार तमाम देशों में क्या कुछ हुआ है, और इसमें बात यह नहीं है कि इसमें सिर्फ यूरोपीय देश हैं, हम इसमें ताजिकिस्तान जैसे इस्लामी देश जो हैं उनकी भी बातें दिखा रहे थे पूरी बहस के दौरान। वहां पर भी इन चीजों पर किस तरह से रोक लगाई गई है, कहीं आंशिक रोक है, कहीं पूर्णतः प्रतिबंध है। क्यों? क्योंकि जरूरत महसूस की जाती है कि एक आधुनिकता, एक प्रगतिशील समाज के लिए, एक खुले समाज के लिए कहीं ना कहीं इस पर हमें सोचना पड़ेगा। मैं आप सबसे फिर से अपील करता हूं कि हम सभी को सोच करके अपने भारत को उस तरफ ले जाना पड़ेगा जिसका सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था। आज के राष्ट्रमंच में इस बड़े विषय पर बड़ी बहस में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो राष्ट्रमंच पर आज हमने बात की कि चाहे हिजाब हो, चाहे घूंघट हो, कुछ भी हो, हम किसी एक समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारा भारत आधुनिकता की तरफ जाए, खुले समाज की तरफ जाए, प्रगतिशील हो और प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, और उसमें ये सब मुद्दे कहीं नहीं ठहरते। फिलहाल आज के राष्ट्रमंच में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल फिर इसी समय लेकर आएंगे आपके लिए, लेकर आएंगे राष्ट्रमंच किसी बड़े विषय पर। नमस्कार।